नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 को एक रिसेंट जजमेंट आई है 498A से रिलेटेड एक जजमेंट है। उस पर हम देखेंगे, गौर करेंगे क्या था इसमें 498A और 306 के अंदर जो अपीलेंट्स हैं उनको कन्विक्ट कर दिया गया था नीचे की ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है अपीलेंट्स हैं उनको एक्विटल कर दिया अपने मतलब एविडेंसेस को देखने के बाद और सारे अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस के बाद 498 और 306 आईपीसी के अंदर एक्विट कर दिया, मींस बरी कर दिया। तो ये इसमें काफ़ी जो एनालिसिस किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और बताया कि जो नीचे की जो ट्रायल कोर्ट हैं उन्होंने काफ़ी एरर्स किए हैं और ये क्योंकि जो वाइफ थी डिसीज थी जो वो एक बाइपोलर डिसऑर्डर से मतलब उनको एक डिजीज थी, उनका ट्रीटमेंट ले रही थी और साथ में जो कंप्लेंट है वो 3 हफ्ते के बाद फाइल की गई और साथ में जो जिनके बेसिस पे कन्विक्शन की गई वो एक इंटरेस्टेड विटनेसेस थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो काफ़ी जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से और किस तरीके का फैक्ट्स क्या थे और क्या एनालिसिस किया। हम सारे पूरे कंटेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्विटल जो है वो क्या अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को किस तरीके से एनालाइज किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, ये क्रिमिनल अपील 1628/2022 की एक क्रिमिनल अपील है और अपीलेंट वर्सेस जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रिस्पोंडेंट है। तो देखिए, ये जजमेंट है वो अपील जो डाली गई थी वो जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की 31 जनवरी 2022 की जजमेंट के ऊपर है, वो अपील डाली गई थी। ये जजमेंट जो पास की गई थी वो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास जो हाई कोर्ट है और वो क्रिमिनल अपील 1 नंबर जिसमें अपीलेंट जो उन्होंने कन्विक्शन के लिए सेट असाइड करने के लिए जो है अपील डाली थी उस को डिसमिस कर दिया था और अपील है वो खारिज कर दी थी। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे और यहाँ पे ये लिखा था कि अपीलेंट्स ने जो कन्विक्शन का जो ऑर्डर था सेशन कोर्ट में जो केस चल रहा था महिला सेशन कोर्ट में SC नंबर 100 जिसमें सेक्शन 498 306 इंडियन पीनल कोड के तहत और अपीलेंट को जो है वो सजा सुना दी गई थी और 3 साल की सजा सुनाई थी 498 के केस में, जिसमें साथ में 5000 का जुर्माना भी डिफॉल्ट भी मतलब जो फाइन भी लगाया था और बताया कि अगर 5000 का जो फाइन नहीं देंगे तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ की और बढ़ेगी 498 के अंदर और 7 साल की। देखिए, अंडरग्राउंड इम्प्रिजनमेंट है 306 के अंदर आईपीसी के अंदर 7 साल की इम्प्रिजनमेंट दी थी जिसमें फाइन था 25,000 रुपया। अगर फाइन नहीं देते हैं तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो 3 महीने की जो है टू विच अंडरगो सिंपल इम्प्रिजन फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो इन मतलब जो हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को अपीलेंट की कन्विक्शन को जो है अपहेल्ड कर दिया, मींस जो अपील है वो खारिज कर दी और जो सेंटेंस थी उसको बरकरार रखा। अब ये फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। फैक्ट्स ये थे कि अपीलेंट नंबर 1 और जो डिसीज्ड थे वो उनकी जो मैरिज है वो 2005 में हुई थी और एक मेल चाइल्ड जो है वो बॉर्न हुआ था 2007 में। और दोनों देखिए अपीलेंट और जो डिसीज्ड है दोनों डॉक्टर्स थे, दोनों यहाँ पे डॉक्टर्स थी पार्टीज। और अपीलेंट ने 5 नवंबर 2014 को ये इन्फॉर्म किया कि डिसीज्ड जो है जो उनकी जो वाइफ है उनको कोलैप्स हो गई है बाथरूम में और रिस्पांस नहीं दे रही हैं। तो फिर उन्होंने एम्बुलेंस अपीलेंट 1 के जो फादर हैं उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और इंसिडेंट पे एम्बुलेंस आई और जो अपीलेंट नंबर 1 ने पाया कि डिसीज्ड की कोई पल्स जो है वो नहीं चल रही है और जो नेबर्स आए अपीलेंट नंबर के 1 के
वो भी डॉक्टर्स थे और डिसीज को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो मतलब उनकी 5/11/2014 को जो है वो एक्सपायर्ड हो गई, मतलब डेथ हो गई। और पोस्टमार्टम जो हुआ है वो कंडक्ट हुआ नेक्स्ट डे को, और केस कॉज ऑफ डेथ थी वो एस्फिक्सिया, जो कि एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ द नेक, ये कारण जो है पोस्टमार्टम में निकल के आया। और रिस्पोंडेंट जो 6/11/2014 को पुलिस ने FIR है रजिस्टर्ड कर ली, जो कि स्टेटमेंट जो दी थी अपीलेंट नंबर 1 जो हस्बैंड है उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे FIR रजिस्टर कर दी। कहा कि ये अननेचुरल डेथ है और सेक्शन 174 ऑफ CRPC के अंदर। तो फिर उसके बाद 3 वीक्स की डेथ के बाद, मतलब डेथ के बाद PW1 जो कि मदर थी डिसीज्ड की, मींस अपीलेंट नंबर 1 की जो मदर इन लॉ है, उन्होंने कंप्लेंट है वो लॉन्च की अगेंस्ट दी अपीलेंट हस्बैंड के अगेंस्ट, और मदर इन लॉ मींस जो अपीलेंट नंबर 1 की वाइफ मदर है उनके अगेंस्ट, और फादर इन लॉ मींस डिसीज्ड के सास ससुर और हस्बैंड के ऊपर कंप्लेंट डाली इसने PW1 जो कि डिसीज्ड की जो मदर थी। और केस रजिस्टर्ड हुआ 498 और 306 IPC का, और FIR जो कन्वर्ट हो गई सेक्शन 174 CRPC से सेक्शन 498 और 306 IPC। और केस प्रोसिक्यूशन का ये था कि मैरिज जो है वो 2005 में हुई थी और डिसीज्ड का कोई चाइल्ड नहीं था 1.5 साल तक। और ये प्रोसिक्यूशन ने जो अपना जो बताया कि अपीलेंट्स जो है वो कंपेल करते थे कि पूजा करें, और अगर वो नहीं करती तो उनको थ्रेटन करते थे कि वो जल्दी उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी, ऐसा जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कहती है। और उसके बाद मेल चाइल्ड बॉर्न हुआ और सिजेरियन से 2007 में। और उसके बाद अपीलेंट नंबर 1 ने काफ़ी मेंटल टॉर्चर किया डिसीज्ड को कि एक और चाइल्ड चाहिए। और उसके बाद मुझे डिसीज्ड का जो है मिसकैरेज हो गया। उसके बाद डिसीज्ड को कहा जाता था कि वाइफ को कहा जाता था कि सारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड करें, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली क्रूरटी करते थे अपीलेंट, और उसकी वजह से डिसीज ने सुसाइड की 5 नवंबर 2014 को। ये स्टोरी प्रोसिक्यूशन की थी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, चार्जशीट थी वो फाइल की गई और केस रजिस्टर्ड हुआ ट्रायल के लिए महिला कोर्ट चेन्नई फॉर ट्रायल, और चार्जेस फ्रेम हुए 498 306 के अंदर। अपीलेंट्स ने प्लीडेड किया कि वो गिल्टी नहीं है, वो बेकसूर है, और जो है ट्रायल उन्होंने फेस किया। और प्रोसिक्यूशन ने 15 जो विटनेसेस हैं वो एग्जामिन करवाए, डिफेंस ने कोई विटनेस एग्जामिन नहीं किया। अपीलेंट्स ने जो है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई 313 के अंदर। स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस को एनालाइज और एविडेंसेस को और डिफेंस के बाद जजमेंट दी 26 मार्च 2021 को, और पाया और उन्होंने अपीलेंट हस्बैंड और मदर इन लॉ को कन्विक्ट कर दिया 498 और 306 के अंदर, और फादर इन लॉ को क्विटल कर दिया सारे चार्जेस से। अब उस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को अपीलेंट ने क्रिमिनल अपील द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जो कि वो भी डिसमिस कर दी कि अपीलेंट्स ने ऑफेंस किया है 498 और 306, और ट्रायल कोर्ट ने एप्रिशिएट ठीक किया है एविडेंस को और कन्विक्ट किया है अपीलेंट को, और पुलिस को डायरेक्शन दी कि अपीलेंट्स को ले जाएं और रिमेनिंग जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है वो फेस करें। और उससे एग्रीवेट होके अपीलेंट ने प्रेजेंट अपील फाइल की, और उनके जो काउंसिल्स हैं उन्होंने अपने अपने आर्गुमेंट्स रखे। अपीलेंट के काउंसिल ये रखे कि ये कंप्लेंट जो है वो मदर ने दी थी डिसीज्ड की, और कहीं भी नहीं लिखा कि 9 इयर्स की मैरिज में 9 इयर्स की मैरिज में किस तरह की कोई एलिगेशंस नहीं लगाई। और रिलेशंस जो थे अपीलेंट और फैमिली के वो काफ़ी एक्सट्रीमली कॉर्डियल थे, और बताया कि डिसीज थी वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी, और ये पिटिशनर को नहीं बताई गई थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। और इसके बाद नहीं बताने के बाद भी अपीलेंट नंबर 1 ने गुड केयर की डिसीज्ड की, और ये नहीं कहा जा सकता कि
डिसीज्ड ने सुसाइड की क्योंकि उन्होंने अपीलेंट्स ने प्रेरित किया, अबेटमेंट की और इंस्टिगेट किया। और चूंकि कंप्लेंट डाली गई थी, बिलेटेड डाली गई है, देरी से डाली गई है, अल्टीरियर मोटिव ये था कि और जो इनिशियल स्टेटमेंट्स लिए गए थे फैमिली मेंबर्स के डिसीज्ड के जो डेथ के बाद, उसमें जो है क्योंकि उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है और कि नो कहीं भी साइंस नहीं है जो है एनिमोसिटी इस द्वेष के बिटवीन द फैमिलीज। और स्टेटमेंट्स थी रिकॉर्डेड की गई इमीडिएटली डेथ की, डिसीज्ड की डेथ के बाद की। और एक सिस्टर जो है वो उन्होंने डिसीज्ड की थी, उन्होंने कस्टडी मांगी थी अपीलेंट नंबर 1 के सन की, राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी। और उस देने के बाद ये है कंप्लेंट जो है वो स्टार्ट हो गई। और इसके साथ में बताया कि जो कोर्ट्स ने, नीचे की जो कोर्ट्स ने जो टेस्टिमोनी है PW9 जो कि डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल है जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, ट्रीटमेंट दिया था इन्होंने 4 नवंबर 2014 को, डेथ से एक दिन पहले। उनकी जो समरी रिकॉर्ड की गई है वो साफ साफ बताता है कि हिस्ट्री क्या थी। वो डिसीज जो है डिप्रेसिव इलनेस थी उसकी, सुसाइडल अटेम्प्ट्स आते थे और सुसाइडल आइडियाज आते थे। और उसके बाद भी नीचे की कोर्ट ने प्रोसीड किया, कन्विक्ट किया सिर्फ जो टेस्टिमोनी PW1 से लेकर PW3 की, जो कि उन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूअस हरासमेंट देते थे और मेंटल क्रूएल्टी बाय दी अपीलेंट्स। और फिर डिसीजंस पर रिलाई किया गया। फिर रिस्पोंडेंट की भी काउंसिल्स ने अपने कंटेंशंस रखे। अब कोर्ट ने देखिए 306 को पहले एनालाइज किया। 306 जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कहता है। वो ये कहता है कि इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड whosoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment for either descriptive term which may extend to 10 years and shall be fined। कोई भी इंस्टिगेट करता हो, कोई पर्सन सुसाइड कर ले, कोई अबेटमेंट करे सुसाइड के लिए, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, 10 साल तक की सजा हो सकती है। और अबेटमेंट ऑफ ए थिंग जो है डिफाइंड है सेक्शन 107 IPC के अंदर, और जो कि सेक्शन कहता है कि इंस्टिगेट करना किसी को और कई एक या एक से अधिक पर्सन्स को कॉन्स्पिरेसी करना कि हाँ ये एक्ट है वो करे। अगर कोई इलीगल ओमिशन होती है टेक्स प्लेस इन द परस्यूएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डू फॉर दैट थिंग, और इंटेंशनली या फिर कोई सहायता करे उसको इलीगल कमीशन, और ये एक्ट का ये सेक्शन 104 है वो बताता है। अब कोर्ट ने कहा कि जब एनालाइज किया गया प्रोविजन को 306 को और डेफिनेशन अबेटमेंट की 107 के अंदर है, 2 बेंच की जो जजमेंट थी जियो वर्गीसी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर, उस जजमेंट में जो बताया गया वो ये बताया गया, इसके कंटेंट्स रिप्रोड्यूस किए गए यहाँ पे। और 306 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो AM अर्जुनन वर्सेस स्टेट थी, रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उसके कंटेंट्स रिप्रोड्यूस किए गए। अब यहाँ पे दोनों को निकलने के बाद एनालिसिस ये किया गया कि किसी भी अक्यूज्ड को कन्विक्ट करना है 306 IPC के अंदर, स्टेट ऑफ माइंड जो उसका मानसिक जो है इंटेंशन क्या है, स्टेट ऑफ माइंड कैसा है कि टू कमिट अ पर्टिकुलर क्राइम मस्ट बी विजिबल। जब तक अगर उसके इंटेंशन मतलब उसका स्टेट ऑफ माइंड ये विजिबल नहीं हो रहा है तो फिर 306 का इंग्रेडिएंट नहीं बनता है। विद रिगार्ड्स टू डिटरमाइनिंग द कल्पेबिलिटी, विद रिगार्ड्स टू द सेम 2 बेंच जो थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उदय सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, उन्होंने भी एक एनालिसिस किया। अब उस सारे डिटेल में रहने के बाद हम देखते हैं कि ऊपर के डिस्कशन के बाद कोर्ट ने कहा कि हम ये देखते हैं कि कन्विक्शन अपीलेंट्स का अंडर 306 और 498A के अंदर सस्टेनेबल है कि नहीं है, इसको देखा। अब कोर्ट ने देखा, पूरा एनालिसिस किया कि मैरिज जो हुई थी 2005 में हुई थी, एक मेल चाइल्ड बॉर्न हुआ था, और 2007 में, और क्योंकि दोनों डॉक्टर्स थे प्रोफेशन में स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, कोई एनिमोसिटी नहीं थी अपीलेंट नंबर 1 और डिसीज्ड की। और अपीलेंट नंबर 1 को जैसे पता चला कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त है, और उसको ये भी पता चला कि सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, जबकि वो स्टूडेंट थी और वो अंडरगोन ट्रीटमेंट ले रही थी किसी साइकेट्रिस्ट के अंदर। और फिर स्टेटमेंट जो थी अपीलेंट नंबर 1 की 313 की, वो भी कोर्ट ने एनालाइज किया। और
साथ में ट्रीटमेंट रिपोर्ट थी वो साइकेट्रिस्ट की, वो भी रिप्रोड्यूस की गई यहाँ पे। और कुछ हफ्ते बाद, मैरिज के बाद, कोर्ट ने आगे बताया कि अपीलेंट नंबर 1 ने एक ईमेल भेजी थी डिसीज्ड की मदर को। उन्होंने हेल्प मांगी थी कि वो डिसीज्ड की देखभाल करें, लेकिन डिसीज्ड की मदर ने हेल्प कर देने से मना कर दिया और वो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स चली गई। उसके बाद अपीलेंट नंबर 1, द हेल्थ कंडीशन ऑफ जो डिसीज थी वो इम्प्रूव हुई। अपीलेंट नंबर 1 ने काफ़ी हेल्प की और उसकी वजह से उनको जो डिसीज ने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 2013 में कंप्लीट की और गोल्ड मेडल लिया और फिर 2014 में ही काम करना स्टार्ट कर दिया। रिलेशंस थे वो काफ़ी कॉर्डियल थे और डिसीज के प्रति और अफेक्शनेट थे टुवर्ड्स अपीलेंट फैमिली। कोई एविडेंस नहीं था कि क्रूल्टी और हरासमेंट किसी प्रकार की गई हो अपीलेंट द्वारा। 2014 में डिसीज को मिसकैरेज हुआ जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गई और फर्दर ट्रीटमेंट भी लिया 4 नवंबर 2014 को और डॉक्टर PW9 थी, उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, लेकिन उसके बाद जो है डिसीज की डेथ हो गई 5/11/2014 को, क्योंकि वो बाथरूम में अनकॉन्शियस पाई गई। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताया गया कि जब डिसीज जो है वो सफर कर रहा था बाइपोलर से, तो डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद दी एपिसोड्स ऑफ द माइंड स्विंगिंग होती है, रेंजिंग फ्रॉम डिप्रेसिव लो टू मैनिक हाई। और बाइपोलर डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं, जैसे उदास होना, लैक ऑफ एनर्जी, कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी होना, याद करने में दिक्कत होना, लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट होना, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस और वर्थीनेस, इस तरह की फीलिंग आना। तो सुसाइड जो है एक पर्सनल ट्रेजेडी है और लाइफ को पहले से ही, समय से पहले उसकी आदमी की जो जान चली जाती है। और कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इमोशंस को नहीं देखता है, सेंटिमेंट्स को, लेकिन जो डिक्टम जो रिक्वायर्ड है वो फैक्ट्स को एनालाइज करता है और एविडेंस ऑन रिकॉर्ड को देखता है। अब यहाँ पर देखा कोर्ट ने कहा कि जो FIR जो लॉन्च थी अपीलेंट नंबर 1 ने की थी कि उन्होंने बताया कि अननेचुरल डेथ हुई है, जो कि हस्बैंड थे, कि अननेचुरल डेथ हुई है। इमीडिएटली सून देयर आफ्टर वन ऑफ द डिसीज्ड सिस्टर, कुछ डेथ के कुछ समय के बाद जो सिस्टर थी डिसीज की, उन्होंने कस्टडी मांगी अपीलेंट के सन की। उसके देने से मनाने के बाद मदर जो है उन्होंने एक ऑरल स्टेटमेंट 3 हफ्ते के बाद, डेथ के बाद दी कि डिसीज्ड को कि अपीलेंट ने की रिस्पॉन्सिबल है, जो डिसीज की डेथ हुई है उसके लिए अपीलेंट रिस्पॉन्सिबल है और उनको हर तरह की कॉन्स्टेंटली जो है प्रताड़ित किया जाता था एट द हैंड्स ऑफ अपीलेंट, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट डाउरी की वजह से। और अपीलेंट जो कॉन्स्टेंटली जो है वो अब्यूज्ड करते थे डिसीज्ड को कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। और FIR जो है वो कन्वर्ट कर दी गई सेक्शन 174 से लेके, मतलब CRPC से 306 IPC में चार्जेस फ्रेम हुए और ट्रायल के बाद ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया 306 और 498 में। हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया। अब ऑपरेटिव पार्ट थी जजमेंट का, उन्होंने कोर्ट ने देखा, ये सारे जजमेंट का लिखा। अब देखिए फिर उसके बाद कोर्ट ने बताया कि जो इम्प्यून जजमेंट है वो बताती है कि हाई कोर्ट ने एक एरर की थी इन रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग की सफिशिएंट एविडेंस है जिसकी वजह से अपीलेंट्स को कन्विक्ट किया जा सके 306, लेकिन इस चीज को इग्नोर कर दिया, लॉस अपनी चीज को नजरअंदाज कर दिया कि कोई एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं है जिससे कि डिसीज्ड को किस तरह की हरासमेंट दी गई हो अपीलेंट द्वारा जस्ट बिफोर हर डेथ। तो एक वेल सेटल्ड है कि एविडेंस जो है वो कंटिन्यूअस हरासमेंट होनी चाहिए और एक कॉजनेंट एविडेंस होना चाहिए जो कि एस्टेब्लिश करे कि पॉजिटिव एक्शन है अक्यूज द्वारा, जो कि मोर और लेस जो है प्रॉक्सिमेट हो टू द टाइम ऑफ अकरेंस। दोनों का रिलेशन है, जब अकरेंस हुई है मोर और लेस जो है उसके अप्रॉक्सीमेट होने पे उसका पॉजिटिव एक्शन होना अक्यूज का बहुत जरूरी है, अगर जिसकी वजह से अब ये जो है जो कंपेल करे सुसाइड के लिए। अगर केस में कोई पॉजिटिव एक्शन नॉट ओनली सेट की पॉजिटिव एक्शन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एट द टाइम ऑफ सुसाइड इज एब्सेंट हो, तो फिर कोई एविडेंस भी ना हो कॉन्टिन्यूस फिजिकल मेंटल टॉर्चर का अपीलेंट द्वारा, तो यहाँ पर ये बताया गया कि अपीलेंट ने खुद ही डिसीज्ड को साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कराया था 1 दिन पहले इंसिडेंट से, और कोई स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से ये नहीं पता चलता है कि
डिसीज्ड ने सुसाइड की है अपीलेंट के एक्ट के द्वारा सुसाइड की है। और एलिगेशंस जो है PW1 PW3 ने लगाई है स्टेटमेंट में कंटिन्यूअस हरासमेंट और टॉर्चर की जस्ट आफ्टर द मैरिज इज नॉट वर्थ ऑफ बीइंग रिलाइड अपॉन। उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता क्योंकि हैज टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑन अकरेंस ऑफ फैक्ट दैट नो थ्रू आउट द 9 years ऑफ द मैरिज। कहीं 9 साल की मैरिज में कहीं भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, विस्पर नहीं किया कि डिसीज और उसकी फैमिली ने किसी प्रकार का हरासमेंट किया जब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे पेश हुए थे कोर्ट में। अब डिसीज जो है वो खुद भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर थी और उन्होंने भी कभी कंप्लेंट नहीं की इस रिगार्ड पे। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए कि ये हार्ड टू बिलीव कि एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर और सेल्फ रिलायंट लेडी वुड टेक्स थिंग्स लाइंग डाउन ए सब्सटेंशियल लॉन्ग पीरियड, 9 साल तक वो कैसे सहन कर सकती है इस चीजों को। और कन्विक्ट 306 के अंदर कन्विक्शन करने के लिए एक मेंस रिया मेंटल इंटेंशन जो होती है ऑफेंस की वो बहुत जरूरी है। और ये भी रिक्वायरमेंट है कि एक्टिव एक्ट और डायरेक्ट एक्ट जो भी होना जरूरी है जिसकी वजह से डिसीज्ड है वो सुसाइड करे। फाइंडिंग नो अदर ऑप्शन एंड एक्ट मस्ट बी सच रिफ्लेक्टिंग इंटेंशन अक्यूज की जो है वो पुश करे डिसीज्ड को कि इन सच ए पोजीशन की वो सुसाइड कर ले जो डिसीज्ड है। तो प्रोसिक्यूशन को अपना केस एस्टेब्लिश करना था बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि डिसीज ने सुसाइड की है और अपीलेंट नंबर 1 ने इस तरह से उसको इंस्टिगेट किया कि कमीशन ऑफ क्राइम जो सुसाइड है वो डिसीज द्वारा की गई, मतलब उसने डिसीज ने की है। इन केस में बोथ एलिमेंट्स दोनों एलिमेंट्स जो है वो एब्सेंट है। तो कन्विक्शन की 498 की कन्विक्शन को भी देखा जाए जो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो कि PW1 और PW3 जो कि रिकॉर्ड की गए थे आफ्टर इंसिडेंट, कोई अदर एविडेंस नहीं बनता है जिससे एलिगेशन बनती हो कि किसी तरह की डाउरी मांगी गई हो या किसी प्रकार का इल ट्रीटमेंट दिया गया हो डिसीज्ड को ड्यूरिंग हर मैरिज। और इनफैक्ट जो है वो कॉर्डियल रिलेशंस थे बिटवीन द फैमिलीज ऑफ अपीलेंट नंबर 1 एंड डिसीज्ड, ये इसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता है। और डिसीज ने सुसाइड की है 5/11/2014 को और कंप्लेंट जो फाइल की गई है 3 weeks आफ्टर द डेथ ऑफ द अक्यूज्ड 24/11/2014 को। और कोर्ट ने कई बार रिटायरेट किया है कि किसी भी अक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए कोर्ट जो है स्क्रूपुलसली एग्जामिन करे फैक्ट्स को, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस को और असेस भी करे एविडेंस को जो एड्यूस उसके सामने रखे गए हैं कि किसी प्रकार की क्रूरल्टी और हरासमेंट बनती भी है दी गई है अक्यूज्ड विक्टिम को और जिसके विक्टिम के पास कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं था बल्कि वो उसने अपनी जो जान देनी पड़ी। इस तरह की माननीय कोर्ट ने बताया सिर्फ एलिगेशन के आधार पे कि कोई उसका पॉजिटिव एक्शन ना हो या अप्रॉक्सीमेट हो टाइम और ऑकरेंस ऑफ द अक्यूज्ड जिसकी वजह से कंपेल किया गया सुसाइड के लिए, कन्विक्शन इन टर्म्स जो ऐसे 306 आईपीसी के अंदर वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सारे विटनेसेस थे, उसको एग्जामिन किया गया था P15 तक के। कोर्ट ने पाया कि PW1 से PW3 जो इंटरेस्टेड विटनेस थे और PW3 ने अपनी जो है वो कहा गया है कि जो मैरिज थी वो एक हैप्पी मैरिज थी और इसकी वजह से जो है मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनकी स्टेटमेंट में खुद एक मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और बल्कि स्टेटमेंट ऑफ अदर 2 विटनेस में भी कॉन्ट्राडिक्शंस है। और जो PW9 है एक साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था डिसीज्ड को 4/11/2014 को और उन्होंने डिपोज भी किया था कि डिसीज जो है वो उनकी ड्यूटी में इंटरेस्ट नहीं है, कंप्लेंट करती है लैक ऑफ स्पीड मतलब नींद नहीं आने की और भूख नहीं लगने की और किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं ले रही थी एनीथिंग के ऊपर। तो ये इस तरह के सिम्टम्स थे डिप्रेशन के। और समरी ट्रीटमेंट जो रिपोर्ट दी गई उसमें बताया गया कि वो एक सैडनेस थी 1 महीने से क्योंकि पोस्टिंग की वजह से एक फीमेल वार्ड में लगाई गई थी और शी फील्स टायर्ड और इंटरेस्ट नहीं था उनको काम करने में और पूरा स्लीप पैटर्न थे टू द नेम ऑफ यू और ये सारा कुछ उसके कंटेंट्स को लिखा गया है। और कोर्ट ने फिर आगे देखिए कि ये बताया कि एक सेटल लॉ है कि कोर्ट जो है एक्सट्रीमली केयरफुल होनी चाहिए जब भी असेस करे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस को और एविडेंस जो है जो एड्यूस किया गया हो ट्रायल में और जिसकी वजह से क्रूरल्टी बनती है कि नहीं बनती है कि विक्टिम ने उसकी या फिर विक्टिम को इंड्यूस किया गया हो सुसाइड करने के लिए। तो इस सारी चीज को अच्छे से मतलब जो है पूरा जजमेंट्स को एनालाइज किया और कोर्ट ने फाइनल कंक्लूजन निकाला कि जो कंप्लेंट थी वो 3 वीक्स के बाद डाली गई डिसीज की डेथ के बाद। कोई एविडेंस नहीं था कि
कि किसी प्रकार का ऑफेंस बनता हो 498 का, जो डिसीज्ड को दिया गया हो बाय अपीलेंट द्वारा। कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड नहीं था अपीलेंट नंबर 1 और डिसीज्ड का 9 इयर्स ऑफ मैरिज की लाइफ के अंदर। और ईमेल्स एक्सचेंज हुई हैं अपीलेंट नंबर 1 और सिस्टर्स ऑफ डिसीज्ड। और अपीलेंट नंबर 1 के ऊपर प्रेजेस बताए गए हैं कि वो अच्छे से डिसीज्ड को केयर कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल मैनर पे। और क्रेडिट जो है वो उनके पेरेंट्स को भी दिया गया है कि वो कैरियर को बना रही हैं उनकी। तो डिसीज थी वो बाइपोलर ऑर्डर जो है बाइपोलर सफर कर रही थी बाइपोलर डिसऑर्डर से और सुसाइडल बाइपोलर ऑर्डर से, और सुसाइड आइडियाज थे वो सुसाइड से कुछ दिन पहले आए थे। तो ये सारी चीजों को बताया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने एविडेंस जो है PW9 का भी नहीं कंसीडर किया और बल्कि उनको कन्विक्ट कर दिया 306 और 498 में। और जो कन्विक्शन जो है वो सोनली बेसिस की गई ओरल एविडेंस ऑफ द मदर एंड सिस्टर, जो कि एक इंटरेस्टेड विटनेस थे। पोस्टमार्टम ने भी कहीं नहीं बताया कि कॉज ऑफ डेथ जो बताई गई है, बस 15/4/2014 को बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है एस्फिक्सिया ड्यू टू द एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से हुई है। सारे फैक्ट्स को देखने के बाद जो है कोर्ट ने अप्रिशिएट किया एविडेंस को और आई विटनेसेस को मटेरियल एड्यूस्ड किया गया जो प्रोसिक्यूशन द्वारा। तो कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने रॉन्गली कन्विक्ट कर दिया अपीलेंट्स को और हाई कोर्ट ने भी जस्टिफाई नहीं किया जो कन्विक्शन को अपहोल्ड करने के लिए 306 और 498 के अंदर। और इसलिए जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, और ट्रायल कोर्ट की जो हाई कोर्ट की जजमेंट और उसको सेटिस्फाइड किया जाता है और इसलिए अपीलेंट्स को अक्विट किया जाता है जो भी चार्जेस लगाए थे। तो ये देखिए ये जजमेंट थी जो कि 12 अक्टूबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।